Hello students, welcome to S21. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, किस चीज़ का चर्चा कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस क्या है और हायर प्लांट क्या है। हायर प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किए थे। प्रिस्टले ने क्या किया था? प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। तो कैंडल जार एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला था? आपका एनसीईआरटी एक सेंटेंस यूज करता है, बोलता है प्लांट प्यूरिफाइज द एयर व्हाट एवर इट इज पोल्यूटेड बाय माइस। मतलब माइस जो भी प्लांट को क्या करता है? पोल्यूटेड करता है। कैसे पोल्यूट करता है माइस? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके माइस क्या करता है? प्लांट को क्या करता है? प्लांट को पोल्यूट करता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके। तो उस एयर को, पोल्यूटेड एयर को, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया तो एयर क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया। अब इस पोल्यूटेड एयर को कौन प्यूरिफाई करता है? प्लांट। तो प्लांट क्या करता है? कैसे प्यूरिफाई करता है? कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो उस एयर में ऑक्सीजन आ गया तो क्या बोल देंगे? एयर क्या हो गया? प्यूरिफाई हो गया। एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं कि एयर क्या है? पोल्यूटेड है। यही चीज है। तो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चला कि प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई कर देता है, जिस एयर को माइस क्या किया था? पोल्यूटेड किया था। ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो वो आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद। उसके बाद देखिए हमारा क्या था? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस अगर बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? प्लांट में लीफ में होता है। लीफ के अंदर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बात किए थे हम लोग, डिस्कस किए थे ढंग से। और जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे क्लोरोप्लास्ट, उस टाइम पे भी बताए थे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। उस टाइम पे बोले थे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते टाइम पे भूल जाएंगे, तो अभी समझ लीजिए। ठीक है, स्ट्रोमा समझ में आ रहा है आपको? तो स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है, और उस डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। और उस केल्विन साइकिल से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको हम बता चुके थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि कौन कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है। उस पिगमेंट में कौन कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और है आपका कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है। कौन से कलर का पिगमेंट होता है ये आपको कल हम नहीं बताए थे। कौन से कलर का पिगमेंट होता है? येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये कलर आपको याद रखना है। जैसे क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन होता है। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। तो ब्लू टू ब्राइट ग्रीन। ठीक है, ये जो होता है आपका क्लोरोफिल बी, ये होता है येलो ग्रीन। कैसा होता है? येलो ग्रीन। और कैरोटीनॉइड कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो सारे पिगमेंट का आपको कलर जो है, कौन सा कलर है वो कलर याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछेगा कि फलाना कलर का पिगमेंट है प्लांट में, तो वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, बी है, या जेंथोफिल है, या कैरोटीनॉइड है। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा आपको, तो आपको पिगमेंट का कलर याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो कौन से पिगमेंट के प्रेजेंस में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और कौन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसमें मैक्सिमम था। ठीक है, तो ये है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे पता किए थे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपको बताए थे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज, मेजर्ड बाय O2 रिलीज।
मतलब एक कोई प्लांट का सेल है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लीफ के अंदर सेल है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा उस सेल से, तो उससे जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा वो साबित करता है क्या, वो बताता है कि उसमें इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन तब रिलीज करता है जब उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज देखेंगे, अगर ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। पर यूनिट टाइम में ऑक्सीजन रिलीज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज। तो पर यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ O2 रिलीज, और इसी थ्योरी के बेसिस पे ये ग्राफ बनाया गया है, रेट ऑफ फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ O2 रिलीज। ठीक है, तो ये ग्राफ यही कहता है कि इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हमको कैसे पता चला, O2 रिलीज को देख के। अब देखिए यहां 3 पिगमेंट है, तो ये कौन सा रीजन आपको हम बताए थे कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का ये ग्राफ है विजिबल रीजन का। तो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। इमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, इमर्सन बोला था, इमर्सन जब उसने फोटो सिस्टम 1 और 2 का डिस्कवरी किया था, तो इमर्सन ने कहा था कि जब हम प्लांट को 680 नैनोमीटर से ऊपर का लाइट देते हैं, 680 नैनोमीटर से ऊपर का लाइट देते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कम होता है। लेकिन अगर हम 680 से कम और 680 से ज्यादा दोनों वाला वेवलेंथ का लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। तो उसको बोलते हैं, जो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगा उसको बोलते थे इमर्सन इफेक्ट, और जो फोटोसिंथेसिस में कमी आया सिर्फ 680 से ऊपर देने वाले को उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप। तो इमर्सन एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इमर्सन एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवरव्यू आपको बताए कि ब्लू और रेड दोनों लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ये ओवरऑल उसका समरी है, सारांश है, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, कह रहा है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ये सब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, ये जितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो बता रहा है। तो ब्लू रीजन में ये सब लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी जो है ग्रीन और येलो रीजन में बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, नेग्लिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, यही चीज आपको ग्राफ से समझना है। तो एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये आपको कल समझाए थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट के कौन से वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो और ऑरेंज रीजन में कम एब्जॉर्ब कर रहा है, यही ग्राफ को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है कि उस एब्जॉर्प्शन के कारण फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाने वाला ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखाने वाला ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम आपसे अगर कोई पूछे तो आप उसको समझा सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताने वाला ग्राफ क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को, उसको दिखाने वाला ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और तीसरे ग्राफ में क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन और एक्शन दोनों को क्या किया, ओवरलैप किया है, दोनों को कंपेयर किया है। तो बोल रहा है कि जहां पे ये ब्लू वाला क्या है, एब्जॉर्प्शन है, तो जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है, जहां एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वहां फोटोसिंथेसिस कम है, जहां एब्जॉर्प्शन और ज्यादा हुआ है वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है। तो यहां देख रहे हैं ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको कल बता चुके थे। इसके बाद हमारा था व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हम लोग दो चीज पढ़े थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या क्या पढ़े थे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस घूम के नहीं आता था, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जाता था। नॉन साइक्लिक में क्या पढ़ रहे थे कि दो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1।
फोटो सिस्टम 2 को क्या बोलते थे? P680 और इसको क्या बोलते थे? P700। P700 और P680 का मतलब आपको समझाए थे हम कि पिगमेंट विच एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट मैक्सिमम। 680 नैनोमीटर वाले लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट को क्या बोलते हैं? P680। और 700 नैनोमीटर वाले लाइट को सबसे ज्यादा जो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या बोलेंगे? P700 पिगमेंट। तो जो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो फोटो सिस्टम 2 है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा, ये आपका रिएक्शन सेंटर है। तो ये रिएक्शन सेंटर, अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो ये रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P680 होगा। मतलब ये 680 नैनोमीटर वाले लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर ये फोटो सिस्टम 1 होता तो ये P700 होता, मतलब 700 नैनोमीटर वाले लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता। समझ में आ रहा है आपको? तो P600 और P700 क्या है? एक्चुअल में रिएक्शन सेंटर है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 2। तो आंसर क्या होगा? फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P680। और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 1, तो आंसर क्या होगा? P700। क्लियर है यहां तक? फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बता दिए थे आपको। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में 3 बात ध्यान रखना था। कौन कौन सा 3 बात था? एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। तीन चीज बताए थे आपको। क्या क्या 3 चीज बताए थे? पहला बात बताए थे कि एटीपी बनने के लिए, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस चीज के लिए है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी बनने के लिए एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। और तीसरा बात बताया था कि एटीपीएज एंजाइम होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट होने के बाद उस प्रोटॉन से एटीपी बनाने के लिए एक एटीपीएज एंजाइम होना चाहिए। तो यहां देखते हैं यहां तीनों चीज है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां इसके जो मेम्ब्रेन में दिख रहा है, ये क्या चल रहा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो यहां से आके NADP के पास चला गया, वापस लौट के इलेक्ट्रॉन इसको नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। कहां से शुरू होगा? PS2 से शुरू होगा। इसमें रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P680 होगा। आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे डायग्राम, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां गया? थियोफाइटिन के पास। थियोफाइटिन से कहां गया? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? बाहर से H+ लेता है और अंदर कर देता है H+ को, ठीक है। बाहर का मतलब बताए थे आपको क्या होता है? बाहर का मतलब होता है स्ट्रोमा। बाहर का मतलब क्या होता है? स्ट्रोमा। और अंदर का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका? ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन को कहां से कहां लाता है? तो फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। प्लास्टोक्विनोन ट्रांसपोर्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के कहां गया? साइटोक्रोम B6F के पास। वहां से आगे कहां गया? प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से कहां गया? फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 से फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन से फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और वहां से इलेक्ट्रॉन पास कर दिया उसने किसको? NADP+ को। NADP+ को इलेक्ट्रॉन पास किया, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर NADPH बना लिया। क्लियर है यहां तक? अब इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ ये समझिए। यहां से जो लाइट आया और फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसको वापस इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो इसको वापस इलेक्ट्रॉन देता है वाटर। वाटर टूटता है H2O। H2O का फोटोलाइसिस हुआ तो ये टूटेगा हाफ O2 प्लस H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें टूटता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है? फोटोसिस्टम 2 को।
अब इसके पास क्या बचा, हाफ O2 और 2H+। तो ये प्रोटॉन ल्यूमेन में रह जाता है, प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन ये ल्यूमेन में रह जाता है। और जो हाफ O2 है, इस हाफ O2 को क्या बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। एक ऑक्सीजन एटम, आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं, एक ऑक्सीजन एटम। और इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन। क्या होता है इसका मतलब, न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है O2 मॉलिक्यूल से ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा खतरनाक इन द सेंस कि ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो होता है डैमेज कर सकता है किसको, सेल के अंदर के रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, O2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये डैमेज नहीं करे और ये वापस आराम से बाहर निकल जाए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल के कहां चला जाए, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को O2 में बदलने का काम किसका है, कैरोटीनॉइड्स का। आपको अभी हम पढ़ाए थे कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल, 3 तरह का पिगमेंट पढ़ाए थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को O2 में कन्वर्ट करता है। तो कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल का फंक्शन अगर आपसे कभी कोई पूछे तो क्या बताएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को O2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये चीज आपको हम बता दिए। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या बताया पहले, तो मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटोन ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब एक तरफ प्रोटोन ज्यादा और एक तरफ प्रोटोन कम। तो किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम है ये समझते हैं। चलिए देखिए किस तरफ प्रोटॉन ज्यादा और किस तरफ कम है। ये जो स्ट्रोमा साइड है, स्ट्रोमा साइड लिखा हुआ है लो H+। क्यों, क्योंकि यहां से H+ उठा के इधर ले गया तो H+ किधर कम हुआ स्ट्रोमा में, और बढ़ा किधर, बढ़ा आपका ल्यूमेन में। पहला बात। दूसरा बात, जब वाटर टूटता है तो वाटर का प्रोटॉन भी कहां आता है, ल्यूमेन में आता है। तो वाटर का प्रोटॉन भी ल्यूमेन के अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो दो तरफ से कंसंट्रेशन बढ़ गया ल्यूमेन का, स्ट्रोमा का कम हो गया। तीसरा काम यहाँ क्या हो रहा है, NADP क्या कर रहा है, स्ट्रोमा के अंदर जो पहले से H+ था उसका यूज करके NADPH बना रहा है। तो स्ट्रोमा के अंदर वो क्या कर रहा है, H+ का कंसंट्रेशन कम कर रहा है। तो स्ट्रोमा में H+ देखिए दोनों जगह कम हो रहा है और ल्यूमेन में देखिए दोनों जगह बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, एक तरफ ज्यादा प्रोटोन एक तरफ कम प्रोटोन। तो जब प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे चैनल लगा हुआ है, प्रोटोन चैनल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन प्रोटोन यहां से यहां मूव करेगा। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन प्रोटोन यहां मूव करेगा तो इस एटीपेज एंजाइम में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कन्फिगरेशनल चेंज आएगा और वो क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना देगा। क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना देगा। ऐसे लिख सकते हैं एडीपी प्लस पीआई, और यहां एंजाइम कौन सा होगा, एटीपेज एंजाइम। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। तो एटीपी बन गया, यहां NADPH बन गया। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी भी बन गया और NADPH भी बन गया। अब इस एटीपी और NADPH का क्या काम है ये आपको समझना था। तो बताए थे आपको वेयर आर द एटीपी एंड NADPH यूज। तो एटीपी और NADPH कहां यूज होता है, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाने में। एटीपी प्लस NADPH यही बताए थे आपको हम, कहां यूज होता है, रिडक्शन स्टेप पे। और सिर्फ एटीपी कहां यूज होता है, रीजनरेशन स्टेप पे। तो कल आपको हम बता दिए थे कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए, 6 केल्विन साइकिल चाहिए। सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे RUBP एंजाइम होगा, रुबिस्को एंजाइम होगा, और ये RUBP सबस्ट्रेट है। रुबिस्को प्लस RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोक्सिलेशन करेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा 3PGA का। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। फिर उसका रिडक्शन होगा तो एसिड से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा 3PGAL का। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बता दिए थे आपको कल। तो आपको ध्यान यहां ये रखना है कि एक केल्विन साइकिल में, इन 1 केल्विन साइकिल
कितना एटीपी खर्च हुआ और कितना NADPH खर्च हुआ, ये पूछा जाएगा आपसे। तो एक केल्विन साइकिल में देखिए एक एटीपी यहां खर्च हुआ है, एक एटीपी यहां खर्च हुआ है, एक NADPH यहां खर्च हुआ है। अब चूंकि यहां 2 3PGA है तो 2 3PGAl है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ATP और 2 NADPH हो जाएगा। ठीक है, तो एक केल्विन साइकिल में रिडक्शन स्टेप में 2 ATP और 1 NADPH, और रीजेनरेशन में 1 ATP और 0 NADPH। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 3 ATP प्लस 1 ये 1 NADPH था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो कितना हो गया था 2 NADPH, तो 2 NADPH हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 NADPH। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को कि 3 ATP और 2 NADPH चाहिए एक केल्विन साइकिल के लिए, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक ग्लूकोज में कितना केल्विन साइकिल होता है, तो क्या बताएंगे 6 केल्विन साइकिल होता है। तो 6 केल्विन साइकिल जब चलाएंगे तो फॉर 1 ग्लूकोज जब पूछेगा, फॉर 1 ग्लूकोज, तो आप क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एटीपी कितना हो जाएगा 6 × 3 18 ATP, और NADPH कितना हो जाएगा 12 NADPH। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा है कि एक केल्विन साइकिल में कितना ATP और NADPH चाहिए, तो आप बताएंगे 3 ATP 2 NADPH। और अगर पूछेगा कि एक ग्लूकोज के लिए कितना ATP और NADPH चाहिए, तो आप क्या बताएंगे 12 NADPH और 18 ATP। कब केल्विन साइकिल से। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल। सर ये C3 साइकिल और C4 साइकिल क्या होता है। C4 का मतलब होता है 4 कार्बन कंपाउंड इज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। C4 प्लांट। C3 प्लांट का फिर क्या मतलब हो जाएगा। C3 प्लांट का मतलब हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। समझते हैं कैसे। यहां ध्यान से देखिएगा, जब राइबुलोज 1,5-20 फॉस्फेट जो 5 कार्बन का कंपाउंड था, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या किए हम फिक्स किए। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 बोलते हैं इसको। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर फिक्स हुआ है, बाहर से जो आया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वो पहली बार फिक्स हुआ यहां। तो 5 कार्बन में 1 कार्बन जोड़े फिक्सेशन हुआ, तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन के बाद कार्बोक्सिलेशन के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड पहली बार बनता है, इसीलिए इस प्लांट को क्या बोल दिए C3 प्लांट, जिसमें CO2 फिक्स होने के बाद पहला कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है, उसमें क्या उसको क्या बोलते हैं 3C3 प्लांट। ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं सबसे पहली बार RUBP में रुबिस्को की मदद से, तो वो क्या बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है। कैसे देखते हैं, ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आया, CO2 प्लस H2O मिलके बाइकार्बोनेट बन गया, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलके यहां पे एंजाइम होता है पेप्केज। इस एंजाइम की मदद से फिक्सेशन हुआ और फिक्सेशन होने के बाद क्या बनाया C4 एसिड बनाया। तो प्राइमरी फिक्सेशन, पहली बार फिक्सेशन होके जो कंपाउंड बना वो क्या बनाया 4 कार्बन का कंपाउंड बनाया, इसलिए इस प्लांट को क्या बोल दिए C4 प्लांट। तो कुछ नहीं है, एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे हैं, उस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में मेनली क्या पढ़ना है हमको एंजियोस्पर्म। तो इस एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें कि एंजियोस्पर्म में 2 तरह के प्लांट हो सकते हैं,
टोटल क्या है, या तो मोनोकोट होंगे या डाइकोट होंगे। तो मेनली जो मोनोकोट होते हैं उसमें से कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, C4 होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, C3 प्लांट होते हैं। तो C4 और C3 के बेसिस पे क्यों बांटा गया है, जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा उसके सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसके सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो पहली बार अगर फिक्स हुआ तो जो कंपाउंड बना, अगर वो 3 कार्बन का कंपाउंड बना तो उस प्लांट को क्या बोल देंगे, C3 प्लांट, और अगर 4 कार्बन का कंपाउंड बना तो उस प्लांट को क्या बोल देंगे, C4 प्लांट। क्लियर है आपको? तो C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है, ये समझ गए आप। अब ये साइकिल समझते हैं कि ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसके साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ रहे हैं तो जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को बोलते हैं पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये क्या करेगा कि 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा और उस कार्बन का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्जेलो, आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है C4 एसिड। तो वो 4 कार्बन का जो कंपाउंड है एसिड, उस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है। क्या है, प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद क्या होता है कि ये मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में। अब समस्या ये आती है कि सर बंडल शीथ क्या है, समस्या क्या है कि बंडल शीथ क्या है। तो बंडल शीथ समझ लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये प्लांट का एक सेल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होना है। तो सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये लीफ का एनाटॉमी जब हम आपको पढ़ाए थे, तो लीफ का एनाटॉमी जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि इसमें क्या होता है, लीफ के अंदर जो भी सेल है उसको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, मेसोफिल सेल है। मेसोफिल का मतलब बताए थे आपको, मेसो का मतलब मिडिल, फिल का मतलब लीफ। तो लीफ के मिडिल में जो सेल होता है उस सेल का नाम दिया गया है मेसोफिल सेल। ठीक है, तो इस मेसोफिल सेल के बारे में हम इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन लेके बताए थे। क्रॉस सेक्शन लेंगे तो अपर एपिडर्मिस दिखेगा, लोअर एपिडर्मिस दिखेगा, और ये एपिडर्मिस का सेल है, ये एपिडर्मिस का सेल है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल है, और इसके अलावा जो भी सेल है वो सब क्या है, मेसोफिल सेल है। ठीक है, बताए थे कि डाइकोट में मेसोफिल सेल जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। तो आप तो बस ये समझिए कि मेसोफिल सेल होता है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी सेल है वो क्या है, मेसोफिल सेल है। और इस मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब इस मेसोफिल सेल के अलावा ये बंडल शीथ सेल क्या है ये समझाते हैं आपको हम, कि ये जो वेस्कुलर बंडल है आपका, इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल का कवरिंग होता है। इसी सेल को हम बंडल शीथ सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। तो बीच में क्या है आपका, ये है आपका वेस्कुलर बंडल, VV लिख देते हैं इसको, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी सेल है ये ग्रीन वाला, ये सब क्या है, मेसोफिल सेल है। इन सारे सेल में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। इसके अलावा ये बंडल शीथ सेल है। तो बंडल शीथ सेल जो C3 प्लांट में होता है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन जो C4 प्लांट है, उस C4 प्लांट में जो बंडल शीथ सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है। तो C4 प्लांट में 2 तरह के सेल हैं, एक मेसोफिल सेल है और एक क्या है, बंडल शीथ सेल है। तो वही चीज यहां पे आपको समझा रहा है कि C4 प्लांट में क्या होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मेसोफिल सेल के, ये क्या है, मेसोफिल सेल है। तो मेसोफिल सेल के अंदर पहले फिक्सेशन होगा, C4 एसिड बनेगा, फिर उस C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा कहां, बंडल शीथ सेल में। ये क्या है, बंडल शीथ सेल है। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल आपको समझ में आया होगा कि वास्कुलर बंडल के चारों तरफ के सेल को क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। अब आगे देखिए कि जब यहां पे C4 एसिड बन गया, C4 एसिड क्या था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है कहां,
मेजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में। तो ये पहले कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि मैलिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट जो है तो थोड़ा फास्ट होता है। तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड बनने के बीच में एक NADPH का यूज होता है। NADPH खर्च होता है, NADPH खर्च होगा। ठीक है, तो NADPH खर्च होगा अगर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड बनने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां ट्रांसपोर्ट में NADPH खर्च होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। जैसे आपसे केल्विन साइकिल में पूछा गया था कि कितना NADPH खर्च होता है, कितना ATP खर्च होता है, उसी तरह आपसे C4 साइकिल में पूछा जाएगा कितना ATP खर्च होता है, कितना NADPH खर्च होता है एक ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट में NADPH खर्च हुआ, फिर यहां आके मैलिक एसिड वापस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें से CO2 निकल जाएगा, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 4 कार्बन के कंपाउंड में से यहां से CO2 निकल गया, तो क्या बच गया, C3 एसिड बच गया। और ये C3 एसिड क्या है, पायरुविक एसिड है। क्या है, पायरुविक एसिड है। और इस पायरुविक एसिड का ये C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वापस कहां, मेजोफिल सेल में। बंडल शीथ सेल से C3 एसिड कहां चला गया, मेजोफिल सेल में। और इस C3 एसिड से वापस क्या हो जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पायरुवेट से क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसको समझिए, ये C3 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड क्या है, पायरुवेट। ठीक है, अब इस पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट हो गया, मेजोफिल में पहुंच गया और क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट देख के आपको क्या लगता है कि ये पायरुवेट था, ये पायरुवेट है, इसमें फॉस्फो जुट गया है। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट। फॉस्फेट अगर जुट गया है तो इसको कोई ना कोई फॉस्फेट दिया होगा, मतलब इस रीजेनरेशन स्टेप पे ATP का यूज होता है। ATP से यहाँ पे फॉस्फेट मिला है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ATP आया, यहाँ पे इसको ADP में कन्वर्ट हुआ, मतलब ADP यहाँ पे इसको फॉस्फेट दिया। ठीक है, तो पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैसे बना, ATP के मदद से। तो मतलब रीजनरेशन स्टेप में ATP खर्च हुआ। अब यहां पे होता क्या है एक्चुअल में कि ये ATP जो है ये AMP में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, AMP में। तो 2 फॉस्फेट का लॉस होता है यहां, तो इसको इक्विवेलेंट टू हम 2 ATP मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 ATP। ATP से AMP में कन्वर्ट हुआ। AMP क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बना है अगर, तो मतलब 2 फॉस्फेट का लॉस हुआ है। ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट था, मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट का लॉस हुआ है। तो हम बोल देते हैं 2 ATP खर्च हुआ है। हम क्या बोलते हैं, 2 ATP खर्च हुआ है, क्योंकि जनरली 1 ATP खर्च मतलब एक फॉस्फेट का लॉस। तो रीजनरेशन स्टेप में 2 ATP खर्च होता है और यहां पे C4 साइकिल में फिक्सेशन से ट्रांसपोर्ट करने में एक NADPH खर्च होता है। ये सब चीज आप हिसाब रखते रहिए, क्योंकि लास्ट में ऐड करेंगे इसको। तो C4 साइकिल में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि C4 साइकिल में फोटोसिंथेसिस जब चलता है तो कार्बन फिक्सेशन कहां होता है, मेजोफिल सेल में। कहां होता है कार्बन फिक्सेशन, मेजोफिल सेल में। क्लियर यहां तक। C4 साइकिल में 2 तरह के सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, एक मेजोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। जबकि C3 प्लांट जो होता था उसमें कहां होता था, सिर्फ मेजोफिल सेल में। ठीक है, अब समस्या यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, ट्रांसपोर्ट हुआ मैलिक एसिड के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होकर उसमें से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकल गया, C3 एसिड वापस रीजनरेट करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना भी दिया। ये जो CO2 निकला बंडल शीथ सेल में, ये CO2 वापस क्या करेगा, केल्विन साइकिल में चला जाएगा। CO2 कहां चला जाएगा, C3 साइकिल में। और ये साइकिल आपका फिर से रिपीट हो जाएगा। ये जो केल्विन साइकिल है आपका, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वो CO2 यहां आके बाइंड करेगा। तो 2 तरह का सेल है, ये था आपका मेजोफिल सेल, ये था बंडल शीथ सेल, BS लिख देते हैं इसको। तो मेजोफिल सेल से C4 एसिड यहां गया,
डिकार्बोक्सिलेशन होके CO2 यहाँ छोड़ दिया और वापस 3 कार्बन का कंपाउंड यहाँ लेके आ गया। ठीक है, यहाँ 3 + 1 था तो 1 इधर दे दिया और 3 लेके वापस आ गया। और ये जो CO2 है, ये CO2 क्या किया, यहाँ पे केल्विन साइकिल शुरू कर दिया बंडल शीथ सेल में। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि C3 साइकिल C4 प्लांट में कहाँ होता है, मेसोफिल सेल या बंडल शीथ सेल? तो क्या बोलेंगे, बंडल शीथ सेल में होता है। तो पहला आंसर तो ये हो गया। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, केल्विन साइकिल लिखा हुआ है। ये जो केल्विन साइकिल लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए कि यहां पे इस बंडल शीथ सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपका मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में अब क्या चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगा और उससे ग्लूकोज बनेगा। तो एक बार जो C4 साइकिल चला है उसमें एक ही कार्बन डाइऑक्साइड गया है और एक, आप जानते हैं कि केल्विन साइकिल जो है कितना चलाना पड़ता है एक ग्लूकोज के लिए, 6 केल्विन साइकिल चलाना पड़ता है। एक केल्विन साइकिल में जब हम लोग 1 कार्बन डाइऑक्साइड देते थे, ये देखिए ध्यान से देखिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड देते थे, ठीक है, तो ये एक ही जाता था इधर, तो इसको 6 बार चलाना पड़ता था तब जाके एक ग्लूकोज बनता था। तो वही चीज यहां पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में 1 दिए हैं, कितना देना पड़ेगा, 6। तो एक ग्लूकोज बनने के लिए 4 एक ग्लूकोज बनने के लिए C4 साइकिल भी कितना चलाना पड़ेगा, 6 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक C4 साइकिल से एक ही केल्विन साइकिल चलता है, तो 6 बार C4 साइकिल चलेगा तो 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा और तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। C4 साइकिल कभी भी ग्लूकोज नहीं बनाता है, ग्लूकोज हमेशा केल्विन साइकिल से ही बनता है। तो इससे एक बात आपको पता चलता है कि C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, ग्लूकोज हमेशा C3 साइकिल से ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल होता है, C4 प्लांट में C4 साइकिल भी होता है और C3 साइकिल भी होता है। C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, C4 साइकिल है और यहाँ पे क्या चल रहा है, C3 साइकिल चल रहा है और ये है क्या, C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट में क्या होता है, C3 साइकिल भी होता है और C4 साइकिल भी होता है। अब इसमें हम लोग ग्लूकोज के लिए बात कर रहे थे कि एक ग्लूकोज के लिए कितना, क्या C3 साइकिल में बात करते हैं। C3 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि टोटल कितना ATP, 2 1 3 गुना 6, 18 ATP प्लस 12 NADPH2 यूज होता है। कहां कहां यूज होता था, याद कीजिए। 2 ATP यूज होता था रिडक्शन स्टेप पे, 1 ATP यूज होता था रीजनरेशन स्टेप पे। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग फिर से। 2 ATP यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे इसको और 1 ATP यूज होता है रीजनरेशन स्टेप पे। ठीक है, और NADPH2, 2 NADPH2 रिडक्शन स्टेप पे और रीजनरेशन पे कोई यूज नहीं होता है, तो 2 गुना 6 करेंगे और 3 गुना 6 करेंगे। ठीक है, तो यही चीज आपको बताया यहाँ पे कि टोटल 18 ATP और 12 NADPH2 यूज होता है एक केल्विन साइकिल से एक ग्लूकोज बनाने के लिए। अब बात करते हैं C4 साइकिल का। जब C4 साइकिल चलाएंगे हम, तो C4 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाना है हमको। यहां पे यूज होता है एक NADPH2, आपको हम समझाए थे अभी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक NADPH खर्चा होता है और यहाँ रीजनरेशन के लिए 2 ATP खर्च होता है। ठीक है, और यहाँ C3 साइकिल और चल रहा है। ठीक है, तो टोटल एक साइकिल में पहले देख लेते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन 1 C4 साइकिल में एक NADPH यहां है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, 2 ATP है रीजनरेशन में और इसके अलावा केल्विन साइकिल वाला सारा आ जाएगा। केल्विन साइकिल का 3 ATP है और 2 NADPH2 है। ये केल्विन साइकिल का खर्चा ये जुट जाएगा इस C4 साइकिल में और इसके अलावा C4 साइकिल के अपने खर्चे हैं। ठीक है,
ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 NADPH2 हो जाएगा इधर, और प्लस 2 ATP और 3 ATP, 5 ATP हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 NADPH2 और 5 ATP हो गया। तो टोटल जो है एक साइकिल में 3 NADPH2 और 5 ATP हुआ। हमको बनाना है एक ग्लूकोज, तो कितना साइकिल चलाना पड़ेगा, 6 साइकिल चलाना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसमें 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 6 × 3, और इस 5 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो 18 NADPH2 और 30 ATP चाहिए काय के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए C4 साइकिल से, ठीक है। तो ये C4 साइकिल है आपका। C4 साइकिल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और C3 साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। C3 साइकिल से और C4 साइकिल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको डिस्क्राइब किया कर रहे हैं हम लोग यहां, आगे देखिए इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। केल्विन साइकिल कहां होता है, C3 प्लांट में कहां होता है, C4 प्लांट में कहां होता है। तो C3 प्लांट में अभी आपको बताया हम, C3 प्लांट में सिर्फ क्या होता है, मेजोफिल सेल होता है, बंडल सेल सेल में नहीं होता है। तो C3 प्लांट में कहां होगा, मेजोफिल सेल में होगा, और C4 प्लांट में कहां होगा, बंडल शीथ सेल में होगा। क्योंकि केल्विन साइकिल बंडल शीथ में होता था, अभी जस्ट बताया आपको हम, केल्विन साइकिल कहां होता था, बंडल शीथ में। ये देख लीजिए एक बार डायग्राम, ये देखिए, ये जो केल्विन साइकिल हो रहा है ये कहां हो रहा है, ये बंडल शीथ सेल में हो रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां होता है, तो बंडल शीथ सेल में। और अगर C3 प्लांट होता तो वहां एक ही सेल होता है, कौन सा, मेजोफिल सेल। तो C3 प्लांट में क्या हो जाएगा, मेजोफिल सेल में। क्लियर है आपको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, तो C3 प्लांट में तो एक ही सेल है, कौन सा, मेजोफिल सेल। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कहां होगा, मेजोफिल सेल में। लेकिन C4 प्लांट में अभी आपको हम समझाए, ध्यान से देखिएगा, C4 प्लांट में सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो फिक्स कहां हुआ है, ये कौन सा सेल है, मेजोफिल सेल। अगर प्राइमरी फिक्सेशन, इनिशियल फिक्सेशन बोलेगा तो मेजोफिल सेल, लेकिन पूछेगा C3 साइकिल तो बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेजोफिल सेल में ही प्राइमरी फिक्सेशन होगा, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। क्लियर यहां तक। उसके बाद देखिए हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, ठीक है। तो C3 प्लांट में एक ही है, मेजोफिल सेल, और C4 प्लांट में मेजोफिल और बंडल शीथ सेल दोनों है। प्राइमरी फिक्सेशन कहां होता है, मेजोफिल में, और उसके बाद केल्विन साइकिल में फिर से कार्बोक्सिलेशन होता है, तो वो बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल चलता है। तो इसमें दोनों सेल होंगे, इसमें सिर्फ एक सेल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 साइकिल में RUBP होता था, क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता था, 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन 6 कार्बन, उससे 2-3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, RUBP। तो ये RUBP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हो गया। C4 प्लांट में, C4 साइकिल अभी हम पढ़े थे, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP प्लस CO2 पेप्केज एंजाइम, अभी जस्ट पढ़ाए हैं। तो उस प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें हम बताए 5 कार्बन है, 5 प्लस 1 6 होता था, उससे 2-3 कार्बन का कंपाउंड बनता था। इसमें 3 कार्बन है, 3 प्लस 1 4 होता था, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता था, कौन सा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये आपको समझा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर हो रहा है। उसके बाद कह रहा है विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो RUBP में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते थे तो प्राइमरी CO2 प्रोडक्ट क्या बनता था,
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता था, ठीक है। और जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन का था, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते थे तो एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनता था, वो क्या था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर यहां तक आपको? फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बोल रहा है डज द प्लांट हैव रुबिस्को। क्या रुबिस्को एंजाइम C3 प्लांट के पास है, क्या रुबिस्को एंजाइम C4 प्लांट के पास है? तो इसका आंसर है कि हाँ, दोनों के पास है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि C3 प्लांट में C3 साइकिल हो रहा है, तो C3 साइकिल में RuBp प्लस CO2, उसके लिए एंजाइम चाहिए था रुबिस्को, तो C3 प्लांट में तो रुबिस्को है ही। और C4 प्लांट में भी C3 साइकिल तो चलता ही है, C4 प्लांट में भी C3 साइकिल तो चलता ही है। कहाँ चलता है? बंडल शीथ सेल में चलता है। तो रुबिस्को कहाँ होगा? बंडल शीथ सेल में होगा, लेकिन रुबिस्को तो होगा, तो इसमें भी हो जाएगा यस और इसमें भी हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द प्लांट हैव पेप्केज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। C4 प्लांट में तो होता है क्योंकि वो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कराता है। प्रश्न है कि क्या C3 में होता है, तो आप बोलेंगे यस होता है, क्योंकि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्केज एंजाइम का रोल एस्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है। तो वो C4 प्लांट में भी एस्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग कराएगा और C3 प्लांट में भी कराएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा भी रोल है। तो आपसे प्लांट पूछा है कि प्लांट के पास पेप्केज है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ है। अगर ये पूछता कि मेजोफिल सेल के पास है कि नहीं है, तो C4 के मेजोफिल के पास है और C3 के मेजोफिल के पास नहीं है, ऐसे बोल देते। लेकिन ये प्लांट पूछा है, डज द प्लांट हैव पेप्केज, तो आप बोलेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को। अभी अभी बताया है, जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो हम बताए थे कि रुबिस्को एंजाइम C3 प्लांट में मेजोफिल के पास होगा, लेकिन C4 प्लांट में मेजोफिल के पास तो पेप्केज होता है, मेजोफिल के बाद बंडल शीथ में CO2 ट्रांसफर होता है जहां C3 साइकिल चलता है और वहीं रुबिस्को होता है, ठीक है। तो C4 प्लांट में रुबिस्को कहां होता है? बंडल शीथ सेल में। और C3 प्लांट में रुबिस्को कहां होता है? मेजोफिल सेल में। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहा है CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। हाई लाइट कंडीशन, हाई टेम्परेचर कंडीशन, हाई CO2 कंडीशन, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे कब? जब आपको हम पढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपका एक टॉपिक है अलग से, ये देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर, ये सब पढ़ाएंगे आपको अलग से नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब आपको ये सब क्वेश्चन अलग से फिर से करवाएंगे, ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोग एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? एग्जाम्पल्स C3 प्लांट का और C4 प्लांट का एग्जाम्पल बताना है। तो C4 प्लांट में आप मेज, शुगर केन वगैरह सब याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें व्हीट याद कर लेंगे, व्हीट, राइस, ये सब C3 प्लांट है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमारा क्या क्या रह गया है इसको समझिए। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग को 3 चीज बच रहा है। एक बच रहा है फोटो रेस्पिरेशन, तो C3 साइकिल, C4 साइकिल हम पढ़ा चुके हैं। एक हमारा क्या है, फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक बच रहा है। उसके बाद हमारा टॉपिक बच रहा है, ये क्वेश्चन करना है हम लोग को बचा हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक बच रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग फोटो रेस्पिरेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और रेट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है चार्ट बना के। आप लोग इसका यस नो और जो भी आंसर हम यहाँ बताए हैं उसको एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। तो आपको फिर जब कभी रिवाइज कीजिएगा तो आपको जल्दी रिवाइज होगा और अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करके आइए, कल मिलते हैं हम लोग, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।